फोकस हिमाचल के हिंदी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं तेजपाल नेगी। आज बात एक ऐसी शख्सियत की जिन्होंने समाज में फैली जाति प्रथा, छुआछूत जैसी कुरीतियों और साहूकारों के शोषण के विरोध में आवाज उठाई थी। जातिगत भेदभाव और साहूकारों के शोषण के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने एक संस्था का गठन भी किया। 13 नवंबर 1928 को पैदा हुए रतन चंद्र रोजे उन महान शख्सियतों में शुमार किए जाते हैं जो विपरीत परिस्थितियों को अपना हथियार बनाकर हालात के सामने सीना तान कर खड़े हो जाते हैं और सरल व सुलभ मार्ग को छोड़कर हमेशा मुश्किलों भरा रास्ता चुनते हैं। आज प्रथम पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करते हुए उनके किए ऐसे कार्यों से हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जिन्हें सुनकर आप भी उनके आगे नतमस्तक हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बताते हैं कैसे रोजे के मन में दलित समाज के उत्थान की भावना घर कर गई और शोषण के विरोध में उन्होंने उठाई पहली आवाज। अपने पिता को याद करते हुए उनके सुपुत्र कुलदीप रोजे बताते हैं कि उनके पिता अक्सर अपने संघर्ष के बारे में उन्हें बताया करते थे। जब उनके पिता रतन चंद्र रोजे 5वीं कक्षा में पढ़ते थे तब उनके मन में दलित समाज के उत्थान की भावना घर कर गई थी। यह वो समय था जब समाज में जाति प्रथा और छुआछूत जैसी कुरीतियां फैली हुई थी। उस वक्त छुआछूत का सबसे बड़ा प्रतीक कुएं अथवा जल स्रोत हुआ करते थे। पांवटा साहब के तरुवाला में भी ऐसा ही एक कुआं था जिसमें से दलितों को पानी नहीं निकालने दिया जाता था। उन्हें पानी उपलब्ध कराने के लिए विशेष रूप से बांसों की व्यवस्था की गई थी ताकि दलितों को दिए जा रहे पानी के छींटे भी उच्च वर्ग के लोगों पर ना पड़े। रोजे के काफी प्रयास के बाद जब उच्च वर्ग के बहुसंख्य ग्रामीण नहीं माने तो मार्च निकाले गए, लेकिन कुएं का पानी दलितों को बिना भेदभाव के मिलना तो दूर, गाँव में इससे तनाव बढ़ने लगा। ऐसे में तत्कालीन राज्यसभा सदस्य और सामाजिक कार्यकर्ता काका साहब कालेलकर को तरुवाला बुलाया गया। काका साहब हिमाचल में आए जरूर, लेकिन दलितों से भेदभाव की पूरी कहानी सुनकर उन्होंने हिमाचल का पानी पीने से भी इनकार कर दिया। यह मामला मीडिया में खूब उछला और प्रशासन के बीच में पड़ने के बाद कुएं का एक छल्ला अथवा घिरनी दलित वर्ग के लिए कुएं में लगा दी गई, जिससे सिर्फ दलित समुदाय के लोग ही पानी निकाल सकते थे। रोजे को यह आधी अधूरी व्यवस्था पसंद नहीं आई। उन्होंने इसका भी विरोध किया। आखिरकार सवर्णों को कुआं पूरी तरह से दलित समुदाय के लिए बराबरी के हक के साथ खोलना पड़ा। कुछ लोग नाराज हुए तो उन्होंने 1 महीने तक इस कुएं का पानी नहीं पिया, लेकिन बाद में सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो गया। लेकिन बद्रीपुर और सला घाटी गांव में यह लड़ाई इतनी आसान नहीं थी। बद्रीपुर में एक सवर्ण ने दलितों के लिए कुआं खोलने पर उसमें डूबकर आत्महत्या करने की चेतावनी दे दी थी। तो सला घाटी में इससे पहले कि कुएं में समानता की लड़ाई सिरे चढ़ पाती, ग्रामीणों ने कुएं में मरे हुए जानवर को फेंक कर पूरा पानी ही प्रदूषित कर दिया था। लेकिन रोजे झुके नहीं। उन्होंने गांधीवादी तरीके से सवर्णों को राजी कर इन कुओं को भी सभी के लिए खुलवाया। बाद में क्यारदा और कोलर के कुएं भी दलितों के लिए खुलवा दिए गए। जब सिलाई केंद्र का उद्घाटन करने आए राष्ट्रपिता गांधी जी के बेटे रामदास, रोजे के मित्र व विचारक कुल राकेश पंत बताते हैं कि रोजे के प्रयासों से न जाने कितने लोगों को नवजीवन मिला। वे बताते हैं कि गुफाओं में रहने वाले बरड़ समुदाय के लिए रोजे का संघर्ष इस समुदाय के इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। दरअसल बरड़ भिक्षा मांग कर परिवार पालते थे। वे सलोगड़ा के पास गुफाओं में रहा करते थे। उनके उत्थान के लिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले रोजे साहब स्वयं सलोगड़ा आ बसे। सलोगड़ा में बरड़ के 40 परिवारों के लिए कॉलोनी बनाई गई। कॉलोनी में सड़क, बिजली, पानी और एक सामुदायिक केंद्र भी बनाया गया। चूंकि बरड़ भिखारी थे इसलिए उन्हें सिलाई, संगीत यानी बैंड पार्टी, हस्तशिल्प आदि में प्रशिक्षित किया गया। यहाँ सिलाई केंद्र का शुभारंभ करने के लिए 20 दिसंबर 1957 को महात्मा गांधी के तीसरे बेटे रामदास गांधी सलोगड़ा आए थे। बाद में प्रदेश भर में बरड़ समुदाय के लिए 7 और कॉलोनियां धारघरासा, कुनिहार, कुसुम्पटी, ओली, सातल, ककड़हट्टी और देवठी में बनी। रोजे साहब की बदौलत आज बरड़ समुदाय समाज में अपनी अलग पहचान बना चुका है। जब साहूकारों के चंगुल में फंसे कर्जदार गरीबों को मुक्त कराने के लिए रोजे हुए मुखर।
जहां समाज में फैली जाति प्रथा और छुआछूत कुरीतियों के खिलाफ रोजे ने आवाज उठाई, वहीं हरिजन उत्थान संस्था बनाकर गरीब और दलितों को स्वदेशी बैंकर्स यानी लालची साहूकारों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए भी वे मुखर हुए। उनके यह प्रयास जीवन पर्यंत चलते रहे। रोजे ने 1975 में 18 गांवों में 75 घरों की बंधुआ मजदूरी प्रथा का एक सर्वेक्षण किया था। इन लोगों पर कुल 87,870 रुपए का कर्ज था, जो 3 पीढ़ियों पुराना था। उन्होंने सरकार के सामने वस्तु स्थिति को रखा और साहूकारों पर कानून का दबाव बनाकर ग्रामीणों को इस कर्ज से मुक्त कराया। जानिए क्या हुआ जब मंदिरों में दलितों के प्रवेश के लिए रोजे ने लड़ी लड़ाई। कुलदीप रोजे बताते हैं कि उनके पिता का एक और काम जो बड़े संघर्ष के बाद अपने मुकाम तक पहुंचा, वह था मंदिरों में दलित समुदायों का प्रवेश। बकौल कुलदीप उन्होंने कई मंदिरों में दलित समुदाय के प्रवेश के लिए अपना संकल्प पूरा किया। रामपुर बुशहर में लक्ष्मी नारायण मंदिर, मंडी का भूतनाथ मंदिर, चंबा का सत्यनारायण मंदिर, चमेशानी का मंदिर, सुंदरनगर का मंदिर, बिलासपुर का प्रसिद्ध विष्णु मंदिर दलितों के लिए खोले गए। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के अन्य छोटे बड़े मंदिरों के मुद्दे भी उठाए। सिरमौर में शिलाई, नाहन और पचड़ तहसील और रामपुर बुशहर के पास सराहन में भीमा काली माता मंदिर अन्य महत्वपूर्ण मंदिर थे, जहां हरिजनों का प्रवेश संपन्न हो सका। कुछ जगह पर तो पुजारियों ने भगवान की मूर्ति दलितों से दूर रखने के लिए बाहर फेंक दी थी। रामपुर बुशहर के एक बड़े मंदिर में जिस दिन दलितों के लिए मंदिर के ताले खोले गए, तो अंदर एक कुतिया अपने नन्हे बच्चों को दूध पिलाती मिली। कम ही लोग ऐसे होते हैं जो समाज को बदलने के लिए अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। रतन चंद रोजे उन्हीं बिरलों में से हैं। आज समाज में गरीबों व दलितों को अपना हक मिल पाया, तो उसके पीछे रतन चंद रोजे जैसे महान लोगों का एक बड़ा योगदान है। महान शख्सियत रतन चंद रोजे को फोकस हिमाचल टीम की ओर से उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर शत शत नमन।